डियर स्टूडेंट, वेलकम। एसयूएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर हम ड्राइंग की बात करेंगे। ड्राइंग के अंतर्गत हम नए लेसन की शुरुआत कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आदि मानव के समय की कला के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार आदि मानव ने पुराने समय में विभिन्न प्रकार की कला या अपने मन के भावों को चित्रात्मक रूप से उन्होंने उकेरा, ये हम सभी जानते हैं। तो आज हम नए लेसन की शुरुआत करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहे होंगे, याद भी हो रहे होंगे, और अगर आपको व्यवस्थित और कंठस्थ करने हैं तो वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देखें ताकि आपको हर बात, हर चीज़ याद हो जाए। तो आज हम नए लेसन की शुरुआत करते हैं। नए लेसन के अंतर्गत आज जो हमारा लेसन है जिसका नाम है सिंधु घाटी की कलाएँ। किसकी कलाएँ? सिंधु घाटी की। सिंधु घाटी के बारे में आपको काफ़ी कुछ पता होगा, आपने 10वीं क्लास के अंतर्गत पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी कहाँ आई हुई है। अगर हम सिंधु घाटी की बात करें तो पता होना चाहिए कि कहाँ पर है। इसके अगर हम मैप की बात करें तो आप याद रखेंगे, तो ध्यान देंगे। जैसे हम सिंधु घाटी की बात कर रहे हैं तो अगर हम भारत की बात करें तो इस प्रकार से भारत के मानचित्र की हम बात करते हैं कि भाई यहाँ तो ये नीचे गुजरात, फिर यहाँ से ऐसे करते हुए हम अपने राजस्थान को बनाते हैं। ठीक है, राजस्थान को बनाने के बाद में ऐसे करते करते ऊपर से एक कश्मीर बनाने के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो फिर कश्मीर इस तरह बन जाता है, फिर यहाँ से भारत, और इस प्रकार से हम भारत की बात कर सकते हैं। खैर, हमें सिंधु घाटी पढ़नी है तो एक नदी है, इधर से आपको पता होना चाहिए, ऐसी नदी बहती है। इस नदी का नाम क्या है? सिंधु घाटी। नदी का नाम सिंधु है और इसके आसपास घाटी है, वो आपको याद करनी है। यहाँ पर ये अरब सागर में गिर जाती है नदी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार की नदी जो आपको दिखाई दे रही है, इसकी बात करनी है। इसके आसपास जो घाटी और मानव सभ्यता पनपी है उसकी बात करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो नदी है, इस नदी का नाम है सिंधु नदी। ठीक है, एक नदी इधर से आती है इस प्रकार से, अगर हम उसकी बात करें तो उस नदी का नाम है झेलम। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। ठीक है, उसके बाद एक नदी ऐसी भी है, आप ध्यान दें, जिसका नाम है चिनाब। क्या नाम है? चिनाब। ठीक है, और एक नदी ऐसी और भी है जिसकी आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं झेलम को इस प्रकार से बनाऊँ, इधर एक नदी यहाँ हो गई और एक नदी इसके अंदर मिलती है जिनका नाम है रावी। क्या नाम है? और रावी नदी के किनारे यहाँ पर आपके एक शहर है हड़प्पा। कौन सा है? हड़प्पा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। एक इसी के अंदर नदी मिलती है, उसकी भी बात कर लेते हैं हम, सतलज। कौन सी नदी? सतलज। ठीक है, तो ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे ऐसे। तो हमें ये जानना है कि सिंधु नदी के जो सहायक नदी रावी है उसके किनारे शहर है हड़प्पा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसी नदी के किनारे यहाँ पर एक शहर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदारो भी बोलते हैं और मोहनजोदड़ो भी बोलते हैं इसको। ये दोनों शहर कहाँ हैं? पाकिस्तान में। कहाँ हैं? पाकिस्तान में, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये जो मोहनजोदड़ो, जो हड़प्पा है, ये सिंधु घाटी के प्रमुख ऐसे स्थान हैं जहाँ पर हमको मानव सभ्यता के प्राचीनतम अवशेष मिल लेते हैं। ठीक है,
तो हमें ये पढ़ना है कि यहाँ ये जो हड़प्पा है और जो मोहनजोदड़ो है, सिंधु घाटी जो सभ्यता है, इसके आसपास में और भी स्थान है। अगर राजस्थान के बड़े बात करें तो कालीबंगा है, क्या है, कालीबंगा, ठीक है। पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर रोपड़ है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ यह नाम, राखी गढ़ी, ठीक है, ये भी हैं। तो अगर हम इनके अंतर्गत जो मानव सभ्यता है उनकी कला की बात करें, क्या कि उन्होंने किस प्रकार की कलात्मक चीज़ें बनाई, क्योंकि हमने आदिवासी के बारे में पढ़ा है कि आदिवासी जो आदि मानव था उसने किस प्रकार की कला बनाई है, तो हमने उसके बारे में पढ़ा। आदिवासी बाद में मानव सभ्यता का विकास होता है और उसमें हम मानव सभ्यता के तहत सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं। फिर उसके बाद में अलग अलग राजवंश और इस प्रकार से हम कला बढ़ते हुए आधुनिक कला तक आते हैं। तो हम प्राचीनतम कला से शुरुआत कर रहे हैं। तो हमने आदि मानव के बाद में जो मानव सभ्यता है, जहाँ शुरुआती दौर की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पर कला कौन कौन सी मिली है। आपको पता है कि जो हड़प्पा है उसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। तो इसके अंतर्गत खुदाई में कौन कौन सी कला की चीज़ें मिली है, कलात्मक चीज़ें, वो किस प्रकार की चित्रकारी करते थे हड़प्पा कालीन या हड़प्पा के जो मानव हैं उनकी हम चित्रकारी पढ़ेंगे, ठीक है। तो किताब में ध्यान देंगे अभी। तो लिखा है, सिंधु नदी की घाटी में कला का उद्भव ईसा पूर्व 3री शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। कहते हैं कि इस समय जो कला है सिंधु घाटी सभ्यता में वो ईसा पूर्व से भी जो 3री शताब्दी है, 300 साल पहले, उस समय हुआ था। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए उनमें प्रतिमाएं मिली हैं, हमें मोहरें मिली हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां आदि शामिल हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में हमें एक तो प्रतिमाएं मिली हैं। प्रतिमाएं जानते हो ना, किसी की आकृति बनी हुई है, प्रतिमा बनी हुई है। मोहरें बनी हुई है, मोहरें मिली है। मोहरें, आप मोहरें देख सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ मोहरें किस प्रकार की होती हैं। आपको मोहरें दिखाई दे रही होगी, जैसे ये एक मोहर हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं। तो ये अलग अलग मोहरें हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, ये आपको पता होनी चाहिए। तो मोहरें होती हैं, मिट्टी के बर्तन, आभूषण भी मिले हैं और पकी हुई मिट्टी के बहुत सारी मूर्तियाँ मिली हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। उस समय के कलाकारों में निश्चित रूप से उच्च कोटि की कलात्मक सूझबूझ और कल्पना शक्ति विद्यमान थी। इतने साल पुराने जो मानव सभ्यता थी, जिसकी हमने सिंधु घाटी सभ्यता की बात की है, तो उस समय जो कला है वो उच्च कोटि की कला थी और उस समय जो मानव है उसमें भी सूझबूझ हमें दिखाई देता है और वो भी अलग अलग प्रकार की कल्पनाएं करते और उनके आधार पर चित्र उकेरते, ये भी आपको पता होना चाहिए। उनके द्वारा बनाई गई मनुष्यों और तथा पशुओं की मूर्तियां अत्यंत स्वाभाविक किस्म की हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के जो कलाकार हैं उन्होंने जो मूर्तियां बनाई मानव की, मनुष्य की, या उन्होंने जो मूर्तियां पशुओं की बनाई है, जानवरों की, वो अत्यंत मतलब बहुत स्वाभाविक किस्म की है। स्वाभाविक किस्म का मतलब हुआ कि जिस प्रकार मानव या जानवर का जो स्वभाव होता है वैसी बनाई, ऐसे नहीं एक अलग नए ढंग का स्वभाव बताया है। जैसा मानव का जो स्वभाव होता है चलने फिरने का, वैसी हमें मूर्तियाँ मिलती हैं उनके जैसी, ठीक है। तो ये क्या है, ये उस समय की उन कलाकारों की एक प्रकार से पहचान है कि वो भी अपने पास में कल्पना शक्ति रखते थे और अलग अलग कल्पनाएँ करके उन्होंने अपनी कल्पना को चित्रों के माध्यम से, मूर्तियों के माध्यम से उकेरा और उनके द्वारा हमें आज के इस युग में भी उनके जीवन के बारे में पता लगता है। तो ये बड़ी चीज़ है कि उस समय की जो चीज़ें मिली हैं जिससे हमारे जीवन में एक नई खोज हम कह सकते हैं, जिससे हमें पता लगा कि उस समय मानव की विकासात्मक गतिविधियाँ कौन सी थी, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आगे लिखा है, क्योंकि उनमें अंगों की बनावट असली अंगों जैसी ही है। हमने अभी कहा कि जो मनुष्य और जो पशुओं की मूर्तियां हैं वो स्वाभाविक किस्म की हैं। अब वो स्वाभाविक की किस्म की हैं हमें कैसे पता लगा, तो हम ये
देख सकते हैं कि उन्होंने जो आकृतियाँ बनाई हैं, जो बनावट है शरीर के अंगों की, वो वैसी हैं जैसे आज की होती है, और एक मानव की जो स्वाभाविक की जो बनावट है वैसी बनावट हमें दिखाई देती है। मतलब ये हुआ कि भाई जैसे असली बनावट होती है वैसी बनाई है। इसका मतलब वो मानव सभ्यता के उस विकास क्रम के अंदर कला का सबसे प्रथम चरण था, जिसके अंतर्गत उन्होंने कला को इतने सुंदर ढंग से उकेरा है इन सभ्यताओं में। तो ये कलाकारों की एक बड़ी उपलब्धि हम मान सकते हैं। मरण मूर्तियों में जानवरों की मूर्तियों का निर्माण बड़ी सूझबूझ और सावधानी के साथ हुआ है। मरण मूर्तियों का मतलब होता है कि मिट्टी की बनी हुई जो मूर्तियां हैं उसमें जो जानवर बनाए हैं वो बड़े अच्छे ढंग से और सावधानी पूर्वक से और दिमाग लगाकर बनाया है कि किस प्रकार से जानवर बनाना है। आपको ये ऊपर जानवर दिखाई दे रहा होगा, ये एक मोहर है और उस मोहर के ऊपर इस प्रकार का जानवर बना हुआ है। ऊपर आपको एक लिपि भी दिखाई दे रही है जो आज तक पढ़ी नहीं गई है, समझ नहीं पाए, चित्रात्मक लिपि है। आगे इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो किस प्रकार से उन्होंने मानव बनाए हैं, उनकी कला हमें दिखाई देती है मूर्तियों के रूप में हैं। तो ये बड़ी बात है कि उस समय भी आदि मानव कला में अपना विकास कर रहा था और आज भी हमें करना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखो लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो या मोहनजोदड़ो नामक दो नगर थे। अभी मैंने आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में बताया है। तो ये पाकिस्तान में है और ये सिंधु घाटी सभ्यता के दो महत्वपूर्ण नगर हैं। इनको याद करना है और इनको अंडरलाइन भी करना है और अपनी कॉपी में लिखना भी है। ठीक है, तो बड़े नगरों में अगर हम बात करें तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आते हैं सिंधु घाटी सभ्यताओं के नगरों में। तो यहाँ पर किस प्रकार की कला हमें मिली है उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ध्यान देंगे, लिखा है कि जिनमें से हड़प्पा उत्तर में और मोहनजोदड़ो दक्षिण में सिंधु नदी के तट पर बसे हुए थे। अभी हमने बात की कि हड़प्पा तो जैसे नदी ऐसे आती है तो ऊपर साइड तो हड़प्पा है और इधर नीचे मोहनजोदड़ो है। ठीक है, तो ये हमें बात की है हमने अभी। ये दोनों नगर सुंदर नगर नियोजन की कला के प्राचीनतम उदाहरण हैं। ये जो मोहनजोदड़ो और जो हड़प्पा है ये नगर योजना की कला के अंतर्गत प्राचीनतम है। नगर योजना का मतलब ये हुआ कि किस प्रकार इन शहरों की जो बसावट है नगरों की वो कितनी व्यवस्थित रूप से और सुंदर तरीके से है। अगर हम उनकी बात करें तो इनका नाम आता है क्योंकि यहाँ जो नगर बने हुए हैं वो व्यवस्थित और एक सही ढंग से क्रम में यहाँ पर नगर की बसावट हुई है, जो आज भी हमें दिखाई नहीं देती है बड़े बड़े नगरों में। जो इस एक पुराने और प्राचीन मानव सभ्यता के नगर में इस प्रकार की हमें बसावट दिखाई देती है, जो उस समय की जो मानव सभ्यताओं में जो मानव है उनकी बुद्धिमत्ता की हमें जानकारी प्राप्त होती है इन नगर योजनाओं को देख करके। तो नगर नियोजन का मतलब होता है कि नगर को बसाने का जो तरीका है उसको पूरी व्यवस्थित रूप से रखने का, उसमें इन नगरों का नाम प्राचीनतम है, ये याद रखना है। इन नगरों में रहने के मकान, बाजार, भंडार गृह, कार्यालय, सार्वजनिक स्नानागार आदि अत्यंत व्यवस्थित रूप से यथास्थान बसाए या बनाए गए हैं। ये जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो सिंधु घाटी सभ्यताओं के दो बड़े नगर हैं, या जब हम खुदाई करते हैं तो हमें इन यहाँ की नगर योजना के बारे में पता लगता है। और अगर हम नगर योजना की बात करें तो यहाँ पर मकान ढंग से बने हुए हैं, बाजार व्यवस्थित रूप से, भंडार गृह जिसमें सामान रखते थे भंडार गृह, और जो अलग अलग कार्यालय हैं या जो स्नानागार हैं वो सभी अत्यंत व्यवस्थित रूप से बसे हुए हैं। मतलब सही ढंग से नगर की पूरी बसावट की है, समकोण सड़कें काटती हुई व्यवस्थित रूप से, और मकान वगैरह ढंग से, एकदम सारी सुविधाएं जो एक बड़े नगर में हमें आज के समय दिखाई देती है वैसी सुविधाएं उस समय थी। तो वो एक बड़ी बात है हमारे लिए और हमारे मानव सभ्यता के लिए। इन नगरों में जल निकासी की व्यवस्था भी काफ़ी विकसित थी। यहाँ पर जल निकासी की जो व्यवस्था है बड़ी उत्तम श्रेणी की थी।
जैसे नालियाँ जो बनी हुई थी पक्की ईंटों की बनी हुई थी और उसमें लकड़ी का भी प्रयोग था। और नालियों में क्या करते, जैसे मान लो ये पानी की नाली बना दी और यहाँ पर इस प्रकार से सीवरेज करने के लिए इस प्रकार के खड्डा खोद दिया और इन नालियों के अंदर पानी जाता रहता था। अब पानी के अंदर मान लो कोई कचरा आ गया तो वो पानी साथ में जाएगा नहीं, वो या नीचे डूब जाएगा क्योंकि कचरा भारी है, कोई भी गंदगी तो इसमें डूब जाएगी और ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है और पानी आगे साफ सुथरा आगे जाता रहता है। इस प्रकार से जब ये भर जाता है तो यहाँ से पानी में से ये कचरा निकाल देते हैं और इस पानी की सफाई रहती है, इस पानी में गंदगी नहीं रहती है। इस प्रकार की उत्तम श्रेणी हमें दिखाई देती है जल निकासी के अंतर्गत। ये जो प्राचीन सभ्यता है जो आज भी बड़े बड़े शहरों में नहीं मिलती इस प्रकार की, तो हमें ये समझना चाहिए कि आज से हज़ारों साल पहले किस प्रकार मानव रहता था और आज किस प्रकार से रह रहा है। उस समय मानव के पास में इतनी विकासात्मक चीज़ें नहीं थी, भौतिक वस्तुएं नहीं थी, तो भी अपनी जीवन शैली के अंदर उन्होंने नए नए आयामों को जोड़ करके अपने जीवन को बेहतर बनाया है। और आज के इस युग में जो मानव सभ्यताओं को जो विकास करने का जो क्रम मिलता है वो प्राचीन सभ्यताओं को देखकर मिलता है और उन्हीं के आधार पर वो मानव सभ्यता के आज की इस दौर में भी आगे बढ़ती रही है और हम उन मानव सभ्यताओं का आज भी सम्मान करते हैं जो प्राचीन समय में थी, हमें करना भी चाहिए। फिर लिखा है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो इस समय पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। पहले भारत में थे और 1947 में जब पाकिस्तान का गठन हुआ तो वो पाकिस्तान के भूभाग क्षेत्र में चले गए जो भारत में थे। तो एक रूप से देखें तो वर्तमान में कहाँ हैं? तो पाकिस्तान में, आपको याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे आएगा वर्तमान में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर कहाँ हैं, तो फिर ऐसा मत लिखना कि आज से इससे पहले वहाँ थे अब यहाँ हैं। तो वो वैसे बड़ी बात तो है ही है, लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें आज के समय तो वो पाकिस्तान में है। ठीक है, कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थलों से भी हमें कला वस्तुओं के नमूने मिले। दो नगर की हमने बात की कि दो नगर में किस प्रकार की वस्तुएं मिली हैं। अगर हम और देखें तो और नगरों के अंतर्गत लोथल और धोलावीरा जो गुजरात में आए हुए हैं, वहाँ पर हमें इस प्रकार की चीज़ें मिलती हैं। अगर हम बात करें हरियाणा की तो राखी गढ़ी, वहाँ पर भी हमें कलात्मक चीज़ें मिलती हैं। और अगर हम बात करें तो रोपड़ के अंदर भी हमें इस प्रकार की वस्तुएं मिली हैं। और कालीबंगा जो राजस्थान के हैं, राजस्थान में भी इस प्रकार की हम मोहरे या और भी कलात्मक चीज़ें प्राप्त करते हैं कालीबंगा से। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और आगे देखेंगे, अब बात करते हैं पत्थर की मूर्तियाँ। पत्थर की जो मूर्तियाँ हमें मिली हैं वो किस प्रकार की हैं, किस प्रकार की कला हमें उसमें दिखाई देती हैं। अगर हम उसकी बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि पत्थर की मूर्तियाँ उस समय किस प्रकार की थी। तो आपको अपने कॉपी में लिखना है। अगर मैं बताऊं तो आपको यहाँ से जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो लिखना है आपको व्यवस्थित रूप से, ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाए और आपकी चीज़ें बहुत काम वाली चीज़ें हैं। ठीक है, और फिर हेडिंग ये हो जाएगी आपकी पत्थर की मूर्तियाँ। ये तो मैंने हाईलाइट की है, ये जो आपको विशेष कलर की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आपको क्या करना है, इसको अपने कॉपी में सुंदर रूप से लिखना है बढ़िया ढंग से, ताकि नोट्स बन जाए और आप जब भी चाहो इसको आराम से पढ़कर याद कर सकते हो। तो ये होमवर्क मान लो या कार्य मान लो, ये काम आपको अपने कॉपी में लिखना है। आगे देखो, ध्यान देना, पत्थर की मूर्तियाँ किस प्रकार की मिली हमें अलग अलग स्थलों पर। अगर हम उसकी बात करें तो हड़प्पा स्थलों पर पाई गई मूर्तियाँ भले ही वे पत्थर, कांसे या मिट्टी की बनी हो, संख्या की दृष्टि से बहुत कम है। हमें हड़प्पा की मूर्तियों को देखना चाहिए और वहाँ हम देखें तो हमें अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ दिखाई देती हैं। वहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं वो पत्थर की बनी हुई हैं या कांस्य जो धातु हैं उसकी बनी हुई हैं। तांबा और टीन मिलाते तो कांसा बनता है, आपको पता होना चाहिए, और मिट्टी की बनी हुई है। लेकिन संख्या में ज़्यादा नहीं, बहुत कम मूर्तियाँ मिली हैं। मिली जरूर हैं, पत्थर की मिली हैं, कांस्य धातु की बनी है और मिट्टी की मूर्तियाँ। कहाँ पर? हड़प्पा के जो क्षेत्र हैं, हड़प्पा इलाकों में, वहाँ पर इस प्रकार की मूर्तियाँ मिलती हैं।
यह कला की दृष्टि से उच्च कोटि की हैं। ये जो मूर्तियाँ हमें अलग अलग प्रकार की अलग माध्यम में बनी हुई जो हमको दिखाई देती है, खोज में हमको मिली हैं, वो कला की दृष्टि से उत्तम श्रेणी के हैं। और यहाँ अगर हम कला की बात कर रहे हैं तो हमें अलग प्रकार की जो मूर्तियाँ मिली हैं उसमें कलात्मक चीज़ें दिखाई देती हैं। उन मूर्तियों के ऊपर चित्रकारी हमें दिखाई देती हैं जो आज भी हमारे सीखने लायक जैसी हैं। ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई पत्थर की मूर्तियाँ त्रिआयामी वस्तुएं बनाने का उत्कृष्ट उदाहरण हैं। हड़प्पा हो या मोहनजोदड़ो, जहाँ पर हमें जिस प्रकार की मूर्तियाँ मिली हैं पत्थर की, अगर उनको देखें तो त्रिआयामी मूर्तियाँ मिली हैं। आपको त्रिआयामी के बारे में पता होना चाहिए। त्रिआयामी का मतलब क्या होता है, तो अब ध्यान से देखेंगे। देखो, एक तो होता है 2 आयाम। 2 आयाम को अगर मैं बोल दूँ 2D बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2D। तो अगर आपको 2 आयाम के बारे में पता है कि जिसमें 2 आयाम होते हैं, जिसको 2D कहते हैं। 2D मतलब 2 डायमेंशनल, जिसमें 2 आयाम हो। आयाम को बोलते हैं डायमेंशनल। 2 आयाम का मतलब होता है जिसमें लंबाई हो और चौड़ाई हो। इस प्रकार की जो आकृति है जिसमें लंबाई हो चौड़ाई हो, वो 2 आयाम की या 2D कहलाती है। 2D। तो 2D का मतलब ये हुआ जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो। जैसे आपके सामने ये पेज है तो 2 आयाम का है। जैसे मैप होता है ना, मैप मानचित्र, उसमें लंबाई होती है चौड़ाई होती है, तो वो क्या है? 2D है। लेकिन एक आता है 3D, 3 आयाम, या इसको 3D भी कहते हैं। 3 डायमेंशंस कहते हैं इसको, जिसमें 3 आयाम होते हैं। 3 आयाम का मतलब ये होता है कि जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई भी हो और उसमें ऊंचाई भी हो। इस प्रकार की जो आकृतियाँ हैं जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी हो, वो आपकी 3D कहलाती है, 3 आयाम की। मतलब जिसमें हमको ऊंचाई भी दिखाई दे, लंबाई भी दिखाई दे और चौड़ाई भी दिखाई दे। जैसे ये मूर्ति दिखाई दे रही है, त्रिआयामी है क्योंकि इसमें चौड़ाई भी है, लंबाई भी है और ऊंचाई भी है अलग प्रकार की, कि ऊंची कितनी है, लंबी कितनी है, चौड़ी कितनी है। ठीक है। इसका मतलब हुआ कि इसमें हमें हर आयाम दिखाई दे रहा है। अगर हम गहराई की बात करें तो चारों तरफ से हमको दिखाई दे रही है हर प्रकार से। जैसे हमारे पास ग्लोब होता है तो वो भी 3D होता है, उसमें भी कितने आयाम होते हैं? 3 आयाम होते हैं। जैसे ये ग्लोब है मान लो, ठीक है। तो वैसे अब आपको ये तो 2D में दिखाई दे रहा है, इसमें देखें तो ये लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई। लेकिन ग्लोब के अंदर एक भाग और वैसे उभरा होता है, भाई गोल होता है, तो वो हम कह सकते हैं मोटाई जो उभरी हुई है वो भी तो इसमें शामिल होती है, जो 3 आयाम के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार की आकृति 3D, इस प्रकार की आकृति 2D होती है। इस प्रकार की आकृति का मतलब ऐसे कोई भी, जैसे एक तो फोटो ऐसे बना हुआ है, मान लो ये मुंह बना हुआ है ऐसे एक तो, ठीक है, तो ये 2D मुंह है, मतलब ठीक है, इसमें इस प्रकार की लंबाई चौड़ाई है। और इस प्रकार का एक ऐसा बना हुआ है जिसके अंतर्गत आपको बाहर भी दिखाई दे, कान बना हुआ है, इसमें आपको जो नाक है वो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, उभरा हुआ नाक है। ठीक है। अगर हम उसकी बात करें तो इस प्रकार की जो हमको, अगर एक तो ये बना हुआ है जिसमें हमको ऊंचाई गहराई और सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो ये 3D है। तो ध्यान रखना है कि हमें पत्थर की जो मूर्तियाँ मिली हैं और जो वस्तुएं मिली हैं वो किस प्रकार की मिली हैं? त्रिआयामी मिली हैं। ये ध्यान रखना है आपको। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे अगली वीडियो में। वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देखें ताकि आपको ये वीडियो याद हो जाए, समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।